हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ईएम का चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग भी नए जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक है आपका। चैप्टर का नाम है खतरों एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम। जो भी दुर्घटनाएं होती हैं आपकी, उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा और देख लो इसके बारे में। पहला टॉपिक है रासायनिक जोखिम या रासायनिक खतरा होता क्या है। देखिए, केमिकल हजार्ड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्या होता है। यह एक ऐसा खतरा है जो कार्यस्थल पर, यानी जहाँ पर कार्य चल रहा है, कार्यस्थल पर रसायनों के संपर्क में आने पर फैलता है। लगभग हर कार्यस्थल पर रसायनों का प्रयोग होता है, जिसमें कुछ इतने खतरनाक होते हैं कि वे मानव के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपका कार्य चल रहा है वहाँ पे लगभग हर कंडीशन में हम जो है रसायनों का यूज करते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ इतने खतरनाक होते हैं जो कि मनुष्य के लिए भी हानिकारक हैं और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक हैं। ठीक है, तो ये होते हैं रासायनिक जोखिम या खतरा। अच्छा, इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है रासायनिक जोखिमों का। मेनली 3 टाइप होते हैं इनके। रासायनिक जोखिमों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पहला पर्यावरणीय जोखिम, दूसरा शारीरिक या व्यावसायिक, और तीसरा स्वास्थ्य जोखिम। पर्यावरणीय जोखिम एक एक करके देख लेते हैं तीनों को। सबसे पहले है पर्यावरणीय जोखिम, यानी इन्वायरमेंटल हजार्ड। रसायन अगर गैस के रूप में उपयोग हो तो वे वायु प्रदूषण करते हैं। अब वायु प्रदूषण करेंगे तो पर्यावरण भी दूषित होगा। इन रसायनों को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो एक बड़े क्षेत्रफल के जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि को प्रभावित करेंगे। ये रसायन हवा के साथ उड़कर पानी में भी घुल जाते हैं, जिससे ये जल प्रदूषण फैलाते हैं। और यदि इन्हें जमीन पर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये मृदा प्रदूषण करेंगे, अर्थात इनके कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो आपके रसायन होते हैं, रसायन से आपके तीनों प्रकार का खतरा है। कौन कौन सा खतरा आपका। एक तो देखो वायु प्रदूषण का खतरा। वायु प्रदूषण कैसे, जैसे मान लो रसायन तुमने खुला छोड़ दिया, अब वो जो है हवा के साथ उड़ गया। हवा के साथ उड़ गया तो वो क्या हुआ, वायु को दूषित नहीं करेगा। जो भी जीव जंतु उस वायु को लेंगे वो उनमें क्या होगा, वो रसायन प्रवेश कर जाएगा और फिर उनको हानि पहुंचाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण के बाद में ये जल प्रदूषण भी करेगा। क्यों, क्योंकि ये वायु के साथ उड़ के जो नदियाँ होती हैं उनमें भी घुल सकता है जाके, तो उससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण के बाद में ये मृदा प्रदूषण भी करेगा, क्योंकि वायु के साथ उड़ के ये खेतों में भी जा सकता है। तो खेतों में जाएगा तो वहाँ मिट्टी होती है और इसलिए वहाँ पे मृदा प्रदूषण ये फैलाएगा। तो पर्यावरणीय जोखिम में तीनों प्रकार के प्रदूषण इससे हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शारीरिक या व्यावसायिक जोखिम। इसको फिजिकल हजार्ड भी बोलते हैं। रसायनों के अनुचित प्रयोग के कारण मुख्य रूप से निम्न हानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे विस्फोट हो सकता है, आग लग सकती है, कोई व्यक्ति बेहोश हो सकता है। इसके रिसाव के कारण पास में रखी चीज़ें खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो ये शारीरिक कारण हैं। कौन कौन से, या तो देखो विस्फोट हो सकता है। अब जब कोई गलती हो गई किसी भी व्यक्ति पे, शारीरिक गलती तो हुई है, अब उस गलती के कारण क्या हो गया, विस्फोट होगा या आग लग जाएगी, या फिर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। कोई केमिकल पदार्थ ऐसा है जो बेहोश करने वाला है तो वो बेहोश हो जाएगा उससे। इनके रिसाव के कारण पानी में रखी चीज़ें, पास में रखी चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ इश्यूज, हेल्थ हजार्ड, स्वास्थ्य जोखिम। कुछ रसायन व्यक्ति के द्वारा निगले जाते हैं, जिससे शरीर का आंतरिक भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। त्वचा के संपर्क में आने पे जो क्या है, स्वास्थ्य का जोखिम बन जाता है। जैसे कोई रसायन है वो हवा में, ठीक है, हवा में तो त्वचा पे भी आएगा, यानी आपकी स्किन पे भी आएगा, और स्किन पे आएगा तो वो आपके स्किन को खराब कर सकता है। हाथ को सुरक्षित करके रसायनों को छूना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्वास्थ्य जोखिम के अंतर्गत है। रसायनों के दुष्प्रभाव आप अच्छी तरह जानते हो। सांस लेने में समस्या, त्वचा की समस्या, या त्वचा पर लाल चकत्ते जो धब्बे होते हैं वो कर देना। ठीक है, कैंसर, हृदय रोग, आंखों के रोग, उल्टी होना, पित्त का बनना, तो ये सब क्या है, ये रसायन के केमिकल के दुष्प्रभाव हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रसायन के निर्माण, भंडारण, हस्तांतरण से जुड़े जोखिम। यानी कि रसायन का निर्माण होता है तब कैसा जोखिम हो सकता है। जब रसायन का भंडार यानी स्टोर किया जाता है इनको, तब किस प्रकार का जोखिम हुआ जाता है। और जब रसायन का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर किया जाता है इनको, तब कैसा जोखिम हो सकता है। वो सारे हैं। ठीक है, किसी भी उद्योग में रसायनों के उत्पादन, भंडारण एवं हस्तांतरण के दौरान मुख्य रूप से निम्न प्रकार के जोखिम हो सकते हैं। पहला, रसायन के कारण आग लग जाना। ठीक है, फिर रसायन के कारण विस्फोट हो जाना, जहरीली गैस का बनना रसायन के कारण, या रसायन का लीक हो जाना,
ये सारे आप जानते हैं, ठीक है। रसायन का लीक हो जाना, रसायन किसी दूसरे रसायन से क्रिया करके उन्हें खराब कर देना या फिर विस्फोट हो जाता है। जब भी कोई खतरनाक रसायन खतरनाक केमिकल पदार्थ किसी दूसरे केमिकल पदार्थ से रिएक्शन करता है, संपर्क में आ जाता है, तो वो या तो विस्फोट हो जाता है या वहाँ पर आग लग जाती है। त्वचा में जलन होना वही स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है। रसायन के भंडारण या उत्पादन के दौरान उसमें विस्फोट हो सकते हैं, तो इसीलिए जो है इनको सावधानी से इनका स्टोर करना चाहिए। बारीक अपशिष्ट पदार्थ या पर्टिकुलर पदार्थ, ठीक है। बारीक अपशिष्ट पदार्थ या पर्टिकुलेट पदार्थ यानी पर्टिकुलेट मटेरियल। बारीक अपशिष्ट पदार्थ उद्योगों तथा प्रकृति द्वारा छोड़े गए सभी ठोस एवं तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। बारीक जो पदार्थ होते हैं प्रकृति और उद्योगों द्वारा जो केमिकल्स छोड़े जाते हैं, तरल पदार्थ जो लिक्विड मटेरियल छोड़े जाते हैं, उनका मिक्सचर होता है ये। इन अपशिष्टों की उत्पत्ति निम्न स्रोतों से होती है। पहला, उद्योगों से निकलने वाला धुआं। दूसरा, उद्योगों से निकलने वाली बारीक पाउडर। तीसरा, घरों में निकलने वाला मलबा। चौथा, पेट्रोल और डीजल का वाष्पीकरण। और पांचवा, ऊष्मा शक्ति संयंत्रों से निकलने वाली राख या धुआं। तो ये बारीक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये प्रकृति से और उद्योगों से, दोनों से मिलकर बने होते हैं। उद्योगों से क्या निकल सकता है? धुआं निकल सकते हैं, मलबा निकल सकता है, पाउडर निकल सकता है, हानिकारक जो भी होता है, तो इन सब चीज़ों से मिलकर बने होते हैं बारीक अपशिष्ट पदार्थ। आगे पर्टिकुलेट अपशिष्ट के हानिकारक प्रभाव। ये बारीक अपशिष्ट पदार्थ के हानिकारक प्रभाव क्या है? दिल का दौरा पड़ जाना, श्वास लेना, स्किन रोग हो गया, ठीक है, चेहरे पर काले धब्बे, ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारतों की सुंदरता में कमी आना। तो ये किसके कारण है? ये आपका बारीक अपशिष्ट पदार्थ के कारण है, ठीक है, बारीक अपशिष्ट पदार्थ। उसके बाद आँखों में जलन होना, फेफड़ों की समस्या का आना, ठीक है, तो ये उसके हानिकारक प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रयोगशालाओं एवं उद्योगों में परिचालन खतरों के लिए सुरक्षा के लिए परिचालन खतरों की सुरक्षा के लिए IS एवं अन्य कोड। तो ये है, देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊं तुम्हें। हाँ जी, एक मिनट देखिए, ये क्या है? ये प्रयोगशाला जो होती हैं, प्रयोगशाला हो गई या फिर उद्योग धंधे हो गए, ठीक है, उनमें खतरों की सुरक्षा के लिए जो कोड हैं, IS कोड हैं, वो दे रखे हैं। जैसे खतरों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कोडों एवं सुरक्षा नियमों को बनाया गया है जो निम्नलिखित हैं। अकॉर्डिंग टू IS कोड जून 1988, इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई? पहला पॉइंट है कि IS के इस प्रथम संशोधन को 21 दिसंबर 1987 को ISI द्वारा मान्यता दी गई। प्रकृति व मनुष्यों को होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं। कौन से नियम है? कि इसमें प्रयोगशाला के डिजाइन, अत्यधिक विषैले पदार्थ, आपातकालीन अलार्म सिस्टम इत्यादि के नियंत्रण हेतु संदर्भ दिया जाता है। IS कोड 1988 क्या कहता है कि भाई तुम्हारी प्रयोगशाला का डिज़ाइन कैसा है, प्रयोगशाला किस तरीके की बनी है, तो उसमें अत्यधिक विषैले पदार्थ हैं या नहीं है, आपातकालीन अलार्म सिस्टम है या नहीं है, ठीक है, तो उन सब के कंट्रोल के लिए ये नियम है। चौथा क्या है? इसमें विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों के लिए प्रयोगशाला परीक्षण विवरण हेतु मानक तैयार किए जाते हैं। यानी कि समय समय पर जो प्रयोगशाला है आपकी उसका क्या किया जाता है? उसका आपका परीक्षण किया, चेक किया जाता है। आगे, सुरक्षा हेतु प्रयोगशाला डिज़ाइन। प्रयोगशाला में शुद्ध वायु के आवागमन पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। देखिए, प्रयोगशाला जो भी है उसमें जो वायु है, जो नेचुरल एयर है, उसके आने की और जाने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। फर्नीचर अग्निरोधी होना चाहिए, यानी कि जो आग, जिसका आग से कुछ ना हो, आग से जो जले ना फर्नीचर। प्रयुक्त पर्दे भी अग्निरोधी होनी चाहिए। प्रयोगशाला की बात हो रही है कि प्रयोगशाला का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। और हम किसके बात कर रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग? IS कोड 1988, ठीक है, जून 1988 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है? कि प्रत्येक कमरे में सुरक्षा हेतु आवश्यक उपकरण हों, ठीक है, जो फायर वगैरह होते हैं उसके लिए, ठीक है। प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जब दिखेगा नहीं तो केमिकल किसी का किसी में मिलेगा तो विस्फोट हो जाएगा। आगे, विभिन्न पाइपलाइन अलग अलग रंग की हों, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हमें पता चल जाए कि कौन सी पाइपलाइन किस केमिकल की है। नेक्स्ट है आयात नियम 1989 आयात नियम। भारत से बाहर किसी भी देश में आवश्यक सामग्री मंगाने की प्रक्रिया को आयात कहते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित बनाने हेतु सन 1989 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे आयात अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, और यह अधिनियम लागू कब किया गया? 1989 को। कौन सा? आयात अधिनियम। आयात अधिनियम, ध्यान रख लो इसको, आयात अधिनियम 1989 को क्या किया गया? पारित किया गया, ठीक है। आयात का मतलब समझ रहे हो? जब कोई भी चीज़ इंडिया से बाहर भेजी जाए तो उस समय पर्यावरण के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो इस अधिनियम में बताए गए। औद्योगिक गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि के अंदर क्या आता है? एक मिनट रुको। औद्योगिक गतिविधि के अंदर आपका
हाँ, औद्योगिक गतिविधि, ठीक है। औद्योगिक संस्थानों में की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक खतरनाक रसायनों को शामिल करने की संभावना है, ऐसी प्रक्रियाओं को औद्योगिक गतिविधि कहा जाता है। औद्योगिक गतिविधि समझ गए, यानी कि जो औद्योगिक संस्थान होते हैं, जितनी भी औद्योगिक कंपनियां होती हैं, ठीक है, ये एक उनमें जो की जाने वाली ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक खतरनाक रसायनों को शामिल किया जाता है, फिर या फिर उनको खतरनाक या फिर उनको शामिल करने की संभावना बनी रहती है। तो ये औद्योगिक गतिविधि होती है। औद्योगिक गतिविधि कौन सी होती है? जिसमें एक या एक से अधिक खतरनाक रसायन शामिल हो या शामिल करने की संभावना हो। नेक्स्ट है, औद्योगिक गतिविधि के दौरान सामान्य जिम्मेदारियां होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला, उत्पादन हेतु आवश्यक रसायनों को उपलब्ध कराना, सुरक्षा की व्यवस्था, कर्मचारियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था, रसायनों के उचित भंडारण की व्यवस्था। तो ये मेंटेनेंस होने चाहिए किसके लिए? औद्योगिक गतिविधि के लिए। औद्योगिक गतिविधि समझ गए, एक या एक से अधिक रसायनों को प्रयुक्त करने की संभावना। साइट क्या है इसमें? देखो, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर खतरनाक रसायनों का उत्पादन, संग्रहण तथा भंडारण और उपयोग किया जाता है साइट पे। सुरक्षा, सेफ्टी रिपोर्ट, आयात नियम के अंतर्गत एक संचालक किसी भी औद्योगिक गतिविधि को तब तक आरंभ नहीं कर सकता जब तक उसकी सूचना या सुरक्षा रिपोर्ट तैयार ना कर ले। विषाक्त रसायन, टॉक्सिक केमिकल, ये क्या होता है? ये ऐसे रसायन होते हैं जो भौतिक या रासायनिक गुणों के कारण बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, इन्हें विषाक्त रसायन कहते हैं, ठीक है। जैसे एसीटोन, बड़ी दुर्घटना का मतलब समझ रहे हो, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाए, या तो भौतिक कमी के कारण या फिर रासायनिक कमी के कारण, किसी के भी कारण। यह है एसीटोन, एसिटिलीन, अमोनिया, CaCN साइनाइड होता है जहर, CH2CO, CCl4, C6H6 ये बेंजीन होता है। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तांतरण नियम, हस्तांतरण नियम, आयात नियम एक ही बात है, ठीक है। आयात नियम 1989, एक मिनट रुको, आयात नियम 1989 या हस्तांतरण नियम, ठीक है। आयात और हस्तांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? देखो, HWM एंड H रूल्स 1989 में तैयार की गई अनुसूची 4 में अलौह धातुओं के कचरे को पुनः नवीनीकरण के रूप में लागू किया जाता है। इसमें तांबा, जस्ता, लेड, पीतल, कॉपर ऑक्साइड इत्यादि अपशिष्ट पदार्थ आते हैं। तो ये पॉइंट देखिए क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सा इतना समझो कि जो आपके ये जितने भी मेटल हैं, ठीक है, जितने भी मेटल हैं उनको हम पुनः यूज कर सकते हैं, ठीक है। धातु के कचरे को जो पुनः है उसको यूज कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग? 1989 अधिनियम के अकॉर्डिंग। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थ से तात्पर्य ऐसे पदार्थों से है जो पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, वो तो सभी को पता है, तुम्हें भी पता है। तीसरा, कंपनी का संचालक खतरनाक कचरे के उपचार, कंपनी का जो संचालक है वो खतरनाक कचरे के उपचार, भंडारण एवं निपटान की सुविधा स्थापित करने हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा। ओके, जो कंपनी का संचालक होता है वो खतरनाक कचरे हो गए या फिर अपशिष्ट पदार्थ हो गए, उनका भंडारण और निपटान की सुविधा के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, यानी उसको खुद ही ये काम करवाना होगा किसी से। कंपनी के संचालक तथा राज्य सरकार अपशिष्ट के निपटारे के लिए किसी उपयुक्त स्थान का चयन करेंगे, दोनों, कंपनी का संचालक और राज्य सरकार भी। इससे पहले ये किसके अकॉर्डिंग है? ये आयात अधिनियम 1989 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये इनकी जिम्मेदारी है कि भाई वो व्यवस्था करेंगे अपशिष्ट पदार्थ के स्थान की। इससे पहले संचालक को लेआउट भी बनाना होगा और उसको SPCB या PCC में अनुमोदित कराना होगा। तो ये जो है आपके उसके नियम है, ठीक है। 1989 अधिनियम, आयात अधिनियम या हस्तांतरण अधिनियम। तो ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो चुका है और इसकी PDF मैं पहले ही बता चुका हूँ। PDF आपको नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आप लोग आलसी हो, इसीलिए PDF इसको खुद लिखना, ठीक है। इसके नोट्स आप खुद बनाना, इसके नोट्स आप लोगों को खुद बनाने हैं, ठीक है भाई। तो चलिए अब इसमें कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर और बचे हैं, 4 चैप्टर और बचे हैं आपके, और ये 4 चैप्टर 4 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके क्या होगा? CAMD, ठीक है। इसकी क्लासेज आपकी फिर चलने वाली है। चलिए।